तो हमने देखो कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग पहले पढ़ा था। हमने कहा था कि लेटर से हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव का अमाउंट सेम है। जैसे अगर आप कहते हो एटम न्यूट्रल है, तो एटम न्यूट्रल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर चार्ज नहीं है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं और प्रोटॉन भी हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, जितना नेगेटिव का अमाउंट है उतना ही पॉजिटिव का अमाउंट है। तो कोई भी बॉडी अगर आपको न्यूट्रल नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव का अमाउंट सेम है। और हमने ये भी कहा था कि अगर किसी बॉडी को मैं चार्ज करना चाहता हूं, तो मैं उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा या उसको इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो मैं ये बॉडी न्यूट्रल है, इसको चार्ज करना चाहता हूं, मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अगर मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसका चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बॉडी न्यूट्रल नहीं रहेगी, अब पॉजिटिव हो जाएगी। और वही इलेक्ट्रॉन मैंने एक और बॉडी को दे दिया, तो अगर वही इलेक्ट्रॉन एक और बॉडी को दे दिया तो वो भी न्यूट्रल नहीं होगी, वो अब क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और हमने ये भी स्टडी किया था कि अगर एक बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसका जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, प्लस ई। और अगर किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस ई। अच्छा, फिर हमने कहा था कि अगर इसमें से मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ तो इस बॉडी का चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस टू ई। और अगर मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को दे दूँ तो इसका चार्ज जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस टू ई। इसका मतलब एक बॉडी पॉजिटिव होगी या दूसरी बॉडी नेगेटिव होगी, या जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो पॉजिटिव, जिसको इलेक्ट्रॉन दोगे वो नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज आप कभी नहीं निकाल सकते, मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो हमने इसके बेसिस पे कहा था कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, वो होगा प्लस माइनस एन ई। फिर हमने कहा था कि ये जो एन है, ये एन एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन है, ये एक इंटीजर है। और ये जो ई है इसकी वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम है। और इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा, क्वांटाइज्ड रहेगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो एन है ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, और बॉडी की जो चार्ज की वैल्यू होगी वो डिस्क्रीट होगी, स्पेसिफिक होगी, कभी भी हमारे मन मुताबिक नहीं होगी। चार्ज की वैल्यू हमेशा इस रिलेशन के हिसाब से आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज समझनी है। दोनों बॉडीज पहले न्यूट्रल थी, ठीक है। मैंने एक बॉडी को पॉजिटिव किया। अब जब मैंने एक बॉडी को पॉजिटिव किया तो मैंने उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले। अब वो इलेक्ट्रॉन निकाले, अब कहीं तो वो इलेक्ट्रॉन जाने थे, तो किसी बॉडी में वो चले गए, जिसमें गए वो बॉडी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अच्छा, अगर मैं इन दोनों बॉडीज को इकट्ठा कर दूं, ये देखो, इन दोनों बॉडीज को अगर मैं एक साथ इकट्ठा कर दूं, तो इनका जो अब टोटल चार्ज आएगा, टोटल चार्ज वो अभी भी जीरो आएगा। तो इनिशियली ये सारा सिस्टम न्यूट्रल था, ठीक है। नो डाउट ये सारा सिस्टम इनिशियली न्यूट्रल था। आपने एक बॉडी को पॉजिटिव कर दिया, एक बॉडी नेगेटिव हो गई। लेकिन अगर आपने इनको इकट्ठा लिया तो अभी भी ये आंसर जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि चार्जेस कैनॉट बी क्रिएटेड, चार्जेस कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, दे विल ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्ज कभी हम क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, चार्ज सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा। अच्छा, जब वो ट्रांसफर होगा तो उसके ट्रांसफर होने से क्या होगा कि किसी जगह पे आपको लगेगा कि बॉडी में पॉजिटिव आ गया, किसी जगह में आपको लगेगा कि बॉडी में नेगेटिव आ गया, पर टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। टोटल चार्ज कंजर्व का मतलब क्या है कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि सराउंडिंग्स नहीं है। आइसोलेटेड का मतलब सराउंडिंग्स नहीं है, सिर्फ एक ऐसा सिस्टम है जिसको आप जो सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा होगा, अगर आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ोगे तो उसका कभी भी चार्ज चेंज नहीं होगा, उसका हमेशा चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम जैसे अगर मैं सिर्फ ये पॉजिटिव बॉडी को ले रहा हूं, सिर्फ पॉजिटिव बॉडी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो बॉडी में से जब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है सिस्टम से सराउंडिंग में, तो यहाँ सराउंडिंग है। लेकिन अगर मैं ये नेगेटिव बॉडी ले लूँ, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, तो अब कोई सराउंडिंग ही नहीं हुई, एक से निकल के दूसरे में, एक से निकल के दूसरे में, और दोनों को इकट्ठा ले लिया, तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। और आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा टोटल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने नोट करना है
that the total electric charge of an isolated system is always conserved. तो ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म हो गया कि जो हमारा चार्ज है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम हमेशा कांस्टेंट रहेगा. और इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, और वो जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये एग्जांपल्स जनरली पेपर में आ जाती हैं 1 मार्क के क्वेश्चन में. पेयर प्रोडक्शन क्या है कि अगर मैं गामा रेज लूं, आपने गामा रेज को केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किया था आपने, तो गामा रेज जो है दे आर द पार्ट ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. गामा रेज लाइट का एक फॉर्म है. गामा रेज जो है वो एनर्जी है, और एनर्जी का कोई मास नहीं है और कोई चार्ज नहीं है, दे आर न्यूट्रल. तो गामा रेज जो होती हैं, गामा रेज क्या होती हैं? न्यूट्रल. पर हमने क्या नोटिस किया कि जो गामा रेज हैं दे जनरेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन. तो जब भी गामा रेज स्प्लिट होती हैं तो वो किस में कन्वर्ट होती हैं? इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन. और हमने पढ़ा हुआ है कि जो पॉजिट्रॉन होता है दैट इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन. और अगर आप ध्यान से देखो कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दिखने में तो लग रहा है कि चार्ज जनरेट हुआ है, लेकिन अगर आप इसको इकट्ठा लो, देखो इसको इकट्ठा लो, तो जो टोटल चार्ज आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0. तो न्यूट्रल चीज से चार्ज बॉडीज बन रही हैं, न्यूट्रल चीज से चार्ज पार्टिकल्स बन रहे हैं. लेकिन अगर आप उन चार्ज पार्टिकल्स को इकट्ठा तो अभी भी आंसर 0 ही आ रहा है. तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन. और इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एनिलिएशन ऑफ मैटर. ये 2 एग्जांपल्स हैं जो आती हैं, एनिलिएशन ऑफ मैटर और पेयर एनिलिएशन. एनिलिएशन ऑफ मैटर और पेयर एनिलिएशन का क्या मतलब है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है, पार्टिकल्स हैं, ये चार्ज हैं. तो हम क्या नोटिस करते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन होके ये एनर्जी रिलीज करते हैं. और वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वहां पे कोई चार्ज नहीं है, वो एनर्जी न्यूट्रल है. पार्टिकल मैटर खत्म कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में. यहाँ पे जो मैटर है वो खत्म हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में. मैटर क्या है? ये पार्टिकल्स हैं. तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन. तो ये पॉजिट्रॉन है, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? पॉजिट्रॉन. तो एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में क्या होंगे? कंबाइन होंगे, और कंबाइन होके ये पार्टिकल्स एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. और वो एनर्जी जो है वो ऑब्वियसली उसका कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है. तो चार्ज पार्टिकल्स जो है वो न्यूट्रल हो रहे हैं. लेकिन अगर आप पहले देखो तो इनिशियली भी अगर उन दोनों के चार्ज को ऐड करो तो आंसर 0 है. तो ये 2 इंपॉर्टेंट हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं. पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि पेयर प्रोडक्शन बताओ क्या है, या एनिलेशन ऑफ मैटर बताओ क्या है. तो आपने ये दोनों प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करना है. हाँ जी, क्लियर है? तो अब ये जो हमने चार्जेस को डिस्कस किया उसके बेसिस पे हम एक बार चार्ज के कंसेप्ट को रिकैप्चुलेट करते हैं. जो चार्जेस को जब हमने स्टडी किया था तो चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहले चीज़ हमने स्टडी की थी वो थी कि 2 टाइप के चार्जेस होते हैं. एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है. फिर हमने क्या स्टडी किया था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, जो सिमिलर मतलब लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल. और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक मतलब ऑपोजिट, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट. तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. अच्छा, अगर मैं चार्ज की और प्रॉपर्टीज को देखूं तो पहली चीज हम क्या नोटिस करेंगे कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो चार्ज जो है वो क्या है? वो एक स्केलर क्वांटिटी है. तो चार्ज हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी है. दूसरी चीज जो है कि चार्ज इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर. एडिटिव का मतलब कि कोई भी बॉडी का जो चार्ज होगा वो जितने भी उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका सम होगा. मतलब अगर मैं एक प्रोटॉन लूं, हमने कहा था प्रोटॉन क्वार्क्स से बना हुआ है, तो अगर मैं प्रोटॉन लूं तो प्रोटॉन बना हुआ है अप एंड डाउन क्वार्क. अच्छा, अप एंड डाउन क्वार्क. जो अप क्वार्क है उसका जो चार्ज होता है वो 2/3e. दूसरा अप, वो भी यही हुआ 2/3e. और जो डाउन क्वार्क है वो -e/3. अब देखो अगर आप इन तीनों को ऐड करो तो तीनों को ऐड करने पे आंसर क्या आएगा? +e. तो अगर मैं देखो इन तीनों को ऐड कर दूं, ये तीनों को ऐड कर दूं, ये तीनों क्या है? अप एंड डाउन की वैल्यू. तो ये जो आपके पास वैल्यू आई ये क्या आ गई? ये आपके प्रोटॉन का चार्ज आ गया. तो प्रोटॉन का चार्ज क्या है?
कि उसके अंदर कितना पॉजिटिव और नेगेटिव का अमाउंट है जिसको आपने ऐड कर दिया। टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव को आपने ऐड कर दिया तो आपको टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन मिल गया। ऐसे ही न्यूट्रॉन के अंदर आपने क्या पढ़ा था? न्यूट्रॉन के अंदर आपने पढ़ा था कि न्यूट्रॉन में क्या होता है, एक अप और दो डाउन। अच्छा, एक अप और दो डाउन, तो अगर एक अप और दो डाउन, ये बन गया प्लस 2e/3 एंड माइनस e/3 माइनस e/3। तो ये जो वैल्यू अगर आप इसको सबको ऐड करोगे तो ऐड करके आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो न्यूट्रॉन जो है वो क्या होता है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है लेकिन उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, बस उनका ऐड करके जो आंसर आ रहा है वो 0 है। तो कोई भी बॉडी अगर आपको न्यूट्रल नजर आ रही है तो ये नहीं कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव का अमाउंट सेम है। कोई भी बॉडी आपको पॉजिटिव नजर आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव नजर आ रही है इसका मतलब उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव में से पॉजिटिव का अमाउंट ज्यादा और नेगेटिव का अमाउंट कम है। कोई भी बॉडी आपको नेगेटिव नजर आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें पॉजिटिव नहीं है। नेगेटिव नजर आ रही है इसका मतलब उसमें नेगेटिव का अमाउंट ज्यादा और पॉजिटिव का कम है। तो ये बात अब हमने याद रखनी है कि टोटल चार्ज किसी भी बॉडी का जो होगा वो उसके अंदर जितने भी इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका सम होगा। तो चार्ज इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। फिर नेक्स्ट इज दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब कि कोई भी चार्ज, बॉडी का जो चार्ज होगा दैट विल बी प्लस माइनस एन ई। और ये जो प्लस माइनस एन ई है इसमें जो आपका एन है उसकी वैल्यू 1 2 3 इंटीजर है, और जो ई की वैल्यू है दैट इज 1.6 टेंस पर माइनस 19। Then your next point is that your net charge is conserved for an isolated system। तो पीछे भी हम एक्सप्लेन करके हटे थे कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो उस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। अच्छा, अगर आप यही जो चीज़ें हैं इनको मास के साथ कंपेयर करके देखो। मास भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है और चार्ज भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है। मतलब जब आप मैटर को देखते हो तो मास इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ऐसे ही चार्ज इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। दोनों मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। और आपने प्लस वन में ग्रेविटेशनल फोर्सेस पढ़ी थी। दो बॉडीज अपने मास के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। अब यहाँ पे जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पढ़ी हैं, दो बॉडीज अपने चार्ज के कारण या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं या एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। और अगर आप वो फोर्स की वैल्यू देखो तो बहुत सिमिलर है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज कैपिटल G m1 m2 by r², और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज 1/4 q1 q2 by r²। तो देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी। और मास जो है वो भी कंजर्व्ड होता है और चार्ज जो है वो भी कंजर्व्ड है। लेकिन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मास और चार्ज की आपस में एक दूसरे से अलग है, और वो जो प्रॉपर्टी है वो ये है that your charge is invariant whereas mass is dependent on your motion of a body। invariant का क्या मतलब है कि चार्ज की वैल्यू जो है वो मोशन के साथ चेंज नहीं होती। चार्ज की जो वैल्यू है वो मोशन के साथ चेंज नहीं होती। मतलब कोई बॉडी है अगर वो रेस्ट पे है, कोई बॉडी है अगर वो रेस्ट पे है और वो बॉडी है वो मोशन में है, तो दोनों केस में जो चार्ज बॉडी का होगा दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम। ये आपका इनवेरिएंट मतलब। जबकि मास में ऐसे नहीं होता। जब कोई बॉडी मूव करती है तो जब आप बॉडी की स्पीड बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, और बॉडी की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में है। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब बॉडी की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में है तो उस टाइम आप क्या नोटिस करोगे कि बॉडी का जो मास है, मास वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक बॉडी लूँ और ये जो m0 है दिस इज द मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट, और मैं उस बॉडी को मूव करना शुरू कर दूं और वो जो बॉडी है उसको मैं v वेलोसिटी से मूव करूं, तो v जो है v दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो जब मैं बॉडी को मूव करूंगा v वेलोसिटी से तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि बॉडी का जो मास है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो m है, व्हाट इज दिस m? दिस इज द मास ऑफ
body when moving with the velocity v। तो जब v वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है तो उस टाइम जो उसका मास है वो ये m है। और हमने क्या नोटिस किया है कि ये जो बॉडी का मास होगा दैट विल बी गिवन बाय दिस पर्टिकुलर रिलेशन, दैट इज m नॉट ओवर 1 माइनस वी स्केयर बाय टी स्केयर। ये रिलेशन हमने +1 में नोटिस किया था। और इस रिलेशन में देखो क्या है, डेली लाइफ की अगर हम बात करें, डेली लाइफ में अगर आप कार में भी जा रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे। और ये जो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है वो लाइट की स्पीड के सामने बहुत कम है। डेली लाइफ में हमारी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के सामने बहुत कम है। तो इसका अगर स्केयर करोगे तो वो तो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। और जब स्केयर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो वी स्केयर की वैल्यू जो होगी दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल देन सी स्केयर। तो अगर वो बहुत स्मॉल होगा तो इसका मतलब वी स्केयर बाय सी स्केयर की वैल्यू जो है वो 1 से बहुत कम हो जाएगी। और जब वो वैल्यू 1 से बहुत कम हो जाएगी तो यहाँ पे आप इसको निगलेक्ट कर दोगे। और अगर आप इसको निगलेक्ट कर दोगे तो एम और एम नॉट दोनों सेम हो जाएंगे। तो डेली लाइफ में आपको ये पता नहीं लगेगा कि मूविंग बॉडी का मास वेरी करता है। डेली लाइफ में इसलिए नहीं पता लगेगा क्योंकि डेली लाइफ में आपकी जो स्पीड होगी वो बहुत कम होगी। लेकिन लेकिन जब आपकी स्पीड जो है वो लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में हो जाए, आपकी जो स्पीड है लेट से वो आ गई 4 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, तो अब ये जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा स्पीड है। जब आपकी स्पीड लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में आएगी तब आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि जो मास है वो क्या कर रहा है, चेंज होना शुरू हो गया। जो मास बढ़ना शुरू हो गया। क्यों बढ़ना शुरू हो गया? क्योंकि ये वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी और अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो m की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये फर्क है कि चार्ज अगर मोशन में है, चार्ज अगर मोशन में है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, मास अगर मोशन में है तो उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम याद रखें। नाउ वील डिस्कस मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी का क्या मतलब है कि हम कैसे कोई न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। हाउ कैन वी मेक अ न्यूट्रल बॉडी चार्ज्ड। देखो जब हमने चार्जिंग ऑफ अ बॉडी को डिस्कस करना है तो हम बॉडी को दो पर्टिकुलर टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। और वो जो दो पर्टिकुलर टाइप हैं उनमें से एक हो गया कंडक्टर और दूसरा हो गया इंसुलेटर। तो आप बॉडी की क्लासिफिकेशन तो अलग अलग वे में कर सकते हो, पर मैं ये राइट नाउ जो क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ वो ऑन द बेसिस ऑफ चार्जिंग कर रहा हूँ कि मैं किसी बॉडी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना चाहता हूँ। तो अगर मैं न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना चाहता हूँ तो मैं वो बॉडी में दो चीज़ें नोटिस करूंगा कि वो बॉडी कंडक्टर है या वो बॉडी इंसुलेटर है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर? Conductors are the substances which allow the charge to flow through them। तो वो substances जो चार्ज को अपने में से फ्लो करने देते हैं उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स आर द substances which do not allow the charge to flow through them। तो वो substances जो चार्ज को अपने में से फ्लो नहीं होने देते उनको हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। तो वो बॉडी जो अपने में से चार्ज को फ्लो करने दे वो क्या है? कंडक्टर। वो बॉडी जो अपने में से चार्ज को फ्लो नहीं करने दे वो क्या है? इंसुलेटर्स। देखो अगर मैं ये कंडक्टर और इंसुलेटर्स को थोड़ा सा और इलेबरेट करके स्टडी करूं, मेरे पास लेट से ये एक कंडक्टर है और सपोज ये मेरे पास एक इंसुलेटर है। अब चाहे कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, दोनों बॉडीज एटम्स की बनी हुई हैं। दोनों बॉडीज किसकी बनी हुई हैं? एटम्स। हर चीज एटम्स की बनी हुई है। तो हर चीज जो हम यहाँ देख रहे हैं दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों एटम्स के बने हुए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ये एटम लूँ, लेट से ये एटम है, तो यहाँ पे मैं क्या नोटिस करता हूँ कि ये जो एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो घूम रहे हैं। तो जो एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बिल्कुल बाहर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट से मैं ये जो डॉट है ये मैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए बनाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो डॉट है, ये यहाँ पे ये डॉट, ये आउटर मोस्ट शेल, एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम क्या नोटिस करते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं, ये जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि ये जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस का उन पे होल्ड कम होता है। और कम होने के कारण क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम से बाहर आ जाते हैं।
और जब वो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आते हैं तो वो बाहर आके वो जो एटम के अंदर खाली जगह है, खाली जगह उसमें आ जाते हैं। और अब क्या होता है कि अंदर वो ऐसी खाली जगह में रेंडमली घूमते हैं। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्टर्स के केस में न्यूक्लियस का उन पे होल्ड कम होता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर निकल के जो खाली जगह है उसमें घूमने लग जाते हैं। और जब वो खाली जगह में घूमते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो कंडक्टर्स होते हैं दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, free electrons. And what are free electrons? These are those electrons which can randomly move in the empty space of a given conductor. वो electrons जो empty space में randomly क्या कर रहे हैं, move कर रहे हैं। ये freely move कर रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं। और अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करूं तो इंसुलेटर्स में क्या होता है कि ये भी एटम्स के बने हुए हैं, इंसुलेटर्स भी एटम्स के बने हुए हैं, और इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनके भी ये आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें भी आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। पर इंसुलेटर में क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर भी न्यूक्लियस का होल्ड बहुत स्ट्रांग होता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्प्टी स्पेस में नहीं आ पाते, और जब वो एम्प्टी स्पेस में नहीं आ पाते तो एम्प्टी स्पेस के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एटम ने अपने पास अपने होल्ड में रखा हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन उसके होल्ड से बाहर नहीं जा पा रहा। तो इलेक्ट्रॉन तो सब में होते हैं, कंडक्टर में भी होते हैं और इंसुलेटर में भी होते हैं, लेकिन कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इंसुलेटर के अंदर हम क्या नोटिस करते हैं कि देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होते हैं, बॉन्डेड होते हैं किसमें, इंसुलेटर्स में। तो बॉन्डेड का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं पर वो फ्रीली घूम नहीं सकते। तो अब ये बात हमने अंडरस्टैंड करनी है कि कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इंसुलेटर्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर दोज व्हिच कैन रैंडमली मूव इनसाइड योर गिवन सब्सटेंस। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये जो गिवन कंडक्टर है इसके एक एंड पे मैं पॉजिटिव चार्ज ला के रख देता हूँ। अब इसके एक एंड पे मैंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज, मैंने इसके लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव चार्ज ला के रख दिया। ठीक है जी। अब मैंने लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव चार्ज ला के रखा। अब मैं क्या नोटिस करूंगा कि जब मैं लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव चार्ज ला के रखूंगा तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं ये सारे क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। और जब ये पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो ये वाली जो जगह है, ध्यान से देखो, ये वाली जगह, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड जाएंगे, और जब यहाँ से लेफ्ट साइड जाएंगे तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आगे चले गए, किधर चले गए, लेफ्ट साइड। तो आप क्या नोटिस करोगे, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे वहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन्स जब इधर आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आपस में मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आपस में मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और अगर ये आपस में मिलके न्यूट्रल हो गया तो आप क्या नोटिस करोगे कि वो जो पॉजिटिव आपने यहां रखा था वो पॉजिटिव अब किस साइड चला जाएगा, राइट साइड चला जाएगा। और वो राइट साइड क्यों जा रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड, और पॉजिटिव चार्ज किधर को जा रहा है, राइट साइड। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, हम नोटिस कर रहे हैं कि अगर मेरे पास लेट्स से ये एक रॉड है और इस रॉड के मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा, तो अपने आप वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, अपने आप वो पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड से अपने आप राइट साइड आ गया। तो इसने, इस सब्सटेंस ने क्या किया, चार्ज को अपने में से फ्लो करने दिया। आपने इधर रखा, वो अपने आप आगे चला गया, उसने इस सब्सटेंस ने चार्ज को अपने में से फ्लो करने दिया। तो इसलिए इसको मैं क्या नाम दूंगा, कंडक्टर। कंडक्टर वो सब्सटेंस है जो अपने में से चार्ज को क्या करने देता है, फ्लो करने देता है। और यहाँ पे एक बात और समझ में आ रही है कि पॉजिटिव चार्ज जिधर को जाएगा
इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑपोजिट मूव करेंगे। देखो आपके सामने, और पॉजिटिव चार्ज इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मोशन हो रहा है, मतलब ये हमेशा मोशन साइड बाय साइड होगा। देखो इलेक्ट्रॉन क्योंकि राइट से लेफ्ट गए, इसीलिए पॉजिटिव लेफ्ट से राइट गया। तो हम यहाँ पे क्या नोटिस करेंगे, हम यहाँ पे नोटिस करेंगे दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पे क्या नोटिस करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज is opposite to the flow of electrons। जिधर को इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे पॉजिटिव चार्ज उसके ऑपोजिट मूव करेगा। और क्योंकि ये सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने दे रहा है, तो इसीलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और जब चार्ज फ्लो करेगा तो दैट फ्लो ऑफ चार्ज इज इन विच सब्सटेंस, कंडक्टर। अच्छा, अब अगर मैं लेटर से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ला के रख देता हूँ, इंसुलेटर के केस में मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ला के रख देता हूँ। अब ये पॉजिटिव भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, पर इलेक्ट्रॉन्स इसके पास नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते, वो बॉन्डेड हैं। तो क्योंकि वो इसके पास नहीं आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आपको इधर ही नजर आएगा, ये पॉजिटिव कहीं भी मूव नहीं करेगा। तो ये जो चार्ज है ये आपका स्टैटिक चार्ज है, मतलब ये चार्ज आगे फ्लो नहीं करेगा। तो ये नहीं है कि इंसुलेटर्स पे चार्ज नहीं आता, इंसुलेटर्स पे जब भी चार्ज आएगा वो जहां है वहीं रहेगा। कंडक्टर्स में जब भी चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। इंसुलेटर्स में जब भी चार्ज आएगा तो वो जहां है वहीं रहेगा। तो देयर विल बी दिस पर्टिकुलर डिफरेंस। तो इंसुलेटर्स में हमेशा स्टैटिक चार्ज होगा, जिधर चार्ज है वहीं खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो फ्लो ऑफ चार्ज करवाएं, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो फ्लो ऑफ चार्ज कराएं। हाँ जी, देखो ये समझ में आ गया। अब ये जो बात हमने अंडरस्टैंड की है उसके बेसिस पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट अगर हमें समझ में आ जाएगा तो ही हम अपने जो मेन न्यूमेरिकल्स हैं या जो थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं उनको प्रॉपरली कर पाएंगे। वो क्या है कि मेरे पास लेट अस से एक सॉलिड कंडक्टर है और दूसरा सॉलिड इंसुलेटिंग बॉडी है। इंसुलेटिंग बॉडी का मतलब क्या हुआ, नॉन कंडक्टिंग बॉडी है। तो मेरे पास ये दो अलग अलग सॉलिड बॉडीज हैं, एक कंडक्टिंग होगी और एक नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग होगी। अब मैंने क्या किया, ये जो कंडक्टिंग बॉडी है, ये जो कंडक्टिंग बॉडी है, इसके अंदर मैंने पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। इसमें से मैंने लेटर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकाले, इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। अब आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो पॉजिटिव आपको यहाँ नजर आ रहा है, देखो ये सारे पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो कंडक्टर में ये एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। अब देखो, जब ये कंडक्टर में एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, अभी हमने क्या कहा था कि कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जो चार्ज को फ्लो करने देता है। तो जब ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे और कंडक्टर इनको दूर जाने देगा। क्यों दूर जाने देगा? क्योंकि कंडक्टर अपने अंदर चार्ज को फ्लो करने देता है और ये एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। तो ये इनको कहेगा कि ठीक है, आप जैसे जो करना चाहते हो करो। तो ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, और जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ये मैक्सिमम दूर जाने की कोशिश करेंगे। और जब ये मैक्सिमम दूर जाने की कोशिश करेंगे तो ये कहाँ पे आ जाएंगे, सरफेस पे। सरफेस पे क्यों आ गए? क्योंकि इससे ज्यादा ये और दूर नहीं जा सकते। इसके बाद तो देखो एयर आ गई, और एयर तो इंसुलेटर है। सरफेस के बाद तो एयर आ गया, अंदर रिपेल कर रहे हैं, रिपेल करने के कारण दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर जाते जाते अल्टीमेटली मैक्सिमम दूर आ गए। और मैक्सिमम दूर क्या है, सरफेस। और यहां पे आके अब ये स्टैटिक, यहां पे आके ये स्टैटिक, क्योंकि हम राइट नाउ करंट को नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पे स्टैटिक चार्ज पढ़ रहे हैं। तो जब भी हम कंडक्टर्स में स्टैटिक चार्ज पढ़ेंगे, जब भी हम कंडक्टर्स में स्टैटिक चार्ज को स्टडी करेंगे तो हम क्या नोटिस करेंगे कि इन केस ऑफ कंडक्टर्स द स्टैटिक चार्ज
विल ऑलवेज रिसाइड ऑन इट्स सरफेस। स्टैटिक का मतलब जो चार्ज रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर चार्ज कभी भी रेस्ट पे नहीं रह सकता। अंदर कंडक्टर के चार्ज अगर होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कंडक्टर अलाउज द फ्लो ऑफ चार्ज, तो वो उनको अलाउ करेगा तो वो सरफेस पे आ जाएंगे। पर सरफेस के बाद और कहीं वो जा ही नहीं सकते, क्योंकि और कहीं जा ही नहीं सकते तो वो कहाँ पे रह जाएंगे? सरफेस पे रह जाएंगे, और वो वहां पे फिर रेस्ट पे आ जाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा दूर हो वो नहीं जा सकते। तो ये स्टैटिक चार्ज इन केस ऑफ कंडक्टर्स विल ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस, और इनसाइड, ये जो इनसाइड है, देयर विल बी नो चार्ज। इनसाइड कोई चार्ज नहीं होगा, हमेशा चार्ज कहां पर होगा? सरफेस पे। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई सबको? और जब वो सरफेस पे आएगा तो वो जो चार्ज होगा दैट विल ऑलवेज बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। और क्योंकि वो चार्ज सरफेस पे है, तो वो जो आपका सरफेस वाला चार्ज होगा उसके कारण सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी। तो ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी ये हमेशा कांस्टेंट होगी व्हेन एवर यू टॉक अबाउट कंडक्टर्स। तो आप जब भी पढ़ोगे तो ध्यान से देखना है कि मेरी जो बॉडी है, जब स्टैटिक चार्ज है तो जो बॉडी है वो कंडक्टिंग है व इंसुलेटिंग है। क्योंकि अगर वो कंडक्टिंग बॉडी है और स्टैटिक चार्ज है तो वो चार्ज कहाँ पर है? उसके सरफेस पे, और उसके अंदर नहीं हो सकता। और सरफेस पे भी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? यूनिफॉर्म। सिग्मा क्या होगा? कांस्टेंट। और अगर वो बॉडी इंसुलेटिंग बॉडी है, अगर वो बॉडी इंसुलेटिंग बॉडी है, उसके अंदर आपने क्या किया? पॉजिटिव चार्ज, इस जगह से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल ले, ये वाली जगह से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, पर ये पॉजिटिव यहीं का यहीं रहेगा, ये आगे फ्लो नहीं करे, जहां पे जनरेट किया वहीं रहेगा। अब इसका मतलब आपकी मर्जी है, आपने कहा कि मैंने इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना है तो आप यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लो। आपने कहा मैंने इस जगह पॉजिटिव चार्ज करना है, आप यहां से, जहां से भी आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे वहां पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा? पॉजिटिव। आप चाहो तो पूरी बॉडी में से हर जगह से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या एक पर्टिकुलर लोकेशन से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, बस उसी लोकेशन में क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। वो कभी भी सरफेस पे नहीं आएगा, वो आपकी मर्जी है। सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सरफेस पे हो जाएगा, बॉडी के अंदर से निकालोगे तो बॉडी के अंदर हो जाएगा, जहां से निकालोगे वहां पे चार्ज आ जाएगा, और जहां पे आएगा वहीं पे रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका स्टैटिक चार्ज है इन केस ऑफ इंसुलेटिंग बॉडीज कैन रिजाइड एनीवेयर इनसाइड द बॉडी, ये बॉडी के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो वॉल्यूम वाइज भी होगी, तो देयर विल बी वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। और रो का क्या मतलब था? रो का मतलब था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो का क्या मतलब था? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे आपके गिवन बॉडीज में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी, और वो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो वेरिएबल भी हो सकती है, या वो कांस्टेंट भी हो सकती है, या वो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, या वो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो सकती है। वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो, आप कैसे इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हो। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप नोटिस कर रहे हो वो ये है कि कंडक्टर्स के केस में स्टैटिक चार्ज हमेशा कहाँ होगा? सरफेस। और इंसुलेटर्स के केस में स्टैटिक चार्ज वो आपकी मर्जी है, जैसे चाहो वैसे आप उसको प्लेस कर सकते हो। हाँ जी, क्लियर है ये बात? और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आगे जाके 1 1 मार्क के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इसी बात के बेसिस पे बनने हैं।